आज हम देख रहे हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी जड़ें जमाई। और सिर्फ जड़ें ही नहीं जमाई, बल्कि 3 ऐसे शहर बसाए जो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की, आप कह सकते हैं, राजधानियां बने। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। जी। ये सिर्फ व्यापारिक कोठियां नहीं थीं, ये तो वो नींव के पत्थर थे जिन पर पूरे साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल इसी कहानी पर है कि कैसे ये 3 प्रेसिडेंसीज हासिल की गई। और कमाल की बात यह है कि तीनों को पाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ जमीन हासिल करने की नहीं है, ये कंपनी की बदलती सोच को भी दिखाती है। हाँ। एक तरफ वो एक राजा से समझौता कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें एक शाही शादी में दहेज में एक पूरा का पूरा द्वीप मिल गया। सोचिए जरा। और तीसरी जगह तो उन्हें लड़कर, हारकर और फिर डिप्लोमेसी से अपनी जगह बनानी पड़ी। ये तीनों कहानियां दिखाती हैं कि कंपनी कितनी अवसरवादी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दक्षिण से, कोरोमंडल तट से। हाँ। 17वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है। कंपनी 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा चुकी है, लेकिन उनकी नजरें अब पूर्व की तरफ है। हाँ, और उनकी नजरें थीं आज के तमिलनाडु के तटीय इलाके पर। उस वक्त मतलब 1639 में वो पूरा इलाका विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जो अब कमजोर पड़ रहा था। बहुत ज्यादा। वो अपने पतन की ओर था। सत्ता कमजोर हो रही थी और जो स्थानीय शासक थे वो अपने लिए मौके तलाश रहे थे। अच्छा। तो उस क्षेत्र पर अरावेदु वंश के चंद्रगिरी के राजा का शासन था और कंपनी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। तो कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया कैसे? मेरा मतलब मद्रास को जीता तो नहीं गया था ना, जैसा हमने अक्सर लड़ाइयों के बारे में सुना है। नहीं, ये कोई जंग नहीं थी। ये पूरी तरह से कूटनीतिक सौदा था, एक डील थी। डील? हाँ। 1639 में कंपनी ने चंद्रगिरी के राजा से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लीज पर लिया। सौदा बहुत सीधा साधा लग रहा था। क्या शर्तें थीं? शर्त ये थी कि कंपनी उस जमीन पर जो बंदरगाह है उससे होने वाली कस्टम की कमाई का आधा हिस्सा राजा को देगी। मतलब राजा के लिए तो ये बैठे बिठाए आमदनी का एक जरिया बन गया। बिल्कुल। और बदले में कंपनी को वो मिला जो वो असल में चाहती थी। जमीन से भी ज्यादा कीमती कुछ और? ठीक कहा आपने। उन्हें मिला किलेबंदी करने का अधिकार। हाँ, सुरक्षा। अपने व्यापारिक ठिकानों को सुरक्षित करना कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और इसी सौदे के तहत उन्होंने बनाना शुरू किया फोर्ट सेंट जॉर्ज। भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बड़ा और मजबूत किला। जी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये जमीन पर उनके इरादों का एक ठोस सबूत था। और देखते देखते ये किला उनके ऑपरेशन का मतलब सेंटर बन गया। बिल्कुल। सिर्फ 2 साल के अंदर 1641 तक फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर कंपनी की सभी बस्तियों का हेडक्वार्टर बन गया। सिर्फ 2 साल में उठाया गया। मद्रास को प्रेसिडेंसी का दर्जा दे दिया गया। प्रेसिडेंसी का दर्जा मिलना, इसका असल में मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलाव था? नहीं, ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये शक्ति का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण था। प्रेसिडेंसी बनने का मतलब था कि मद्रास अब सिर्फ एक फैक्ट्री का हेडक्वार्टर नहीं रहा। तो वो क्या बन गया? वो एक छोटा मोटा राज्य बन गया था। उसका अपना एक प्रेसिडेंट मतलब गवर्नर होता था, उसकी अपनी काउंसिल होती थी और सबसे जरूरी बात, उसे अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार था। तो ये कंपनी का व्यापारी से शासक बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। पहला बड़ा औपचारिक कदम। ये पहली बार था जब भारत की जमीन पर कंपनी का अपना एक पूरा इलाका था जिस पर वो एक तरह से राज करते थे। तो एक तरफ कंपनी कोरोमंडल तट पर कूटनीति से अपनी जगह बना रही थी, लेकिन भारत के दूसरे छोर पर पश्चिम में किस्मत एक बिल्कुल ही अलग कहानी लिख रही थी। हाँ, और बॉम्बे की कहानी तो बिल्कुल फिल्मी लगती है। सही में? और ये उस दौर की वैश्विक राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे यूरोप में होने वाले एक फैसले का असर हजारों मील दूर भारत पर पड़ता था। उस समय बॉम्बे किसके पास था? पुर्तगालियों के। जो 7 द्वीपों का एक समूह था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था और ये पुर्तगाली ताज के सीधे नियंत्रण में था, किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं। तो फिर ये अंग्रेजों के पास पहुंचा कैसे? ये कहानी शुरू होती है 1661 में इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच एक शाही शादी से। एक शाही शादी से? जी। इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रुगेन्जा से शादी की। ये एक पॉलिटिकल अलायंस था और इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए दहेज दिया गया। एक मिनट, दहेज में भारत का एक द्वीप, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। मतलब क्या पुर्तगाल के राजा को ये अधिकार था कि वो भारतीय जमीन का टुकड़ा किसी को भी तोहफे में दे दे? उस युग में यही हकीकत थी। उपनिवेशों को निजी संपत्ति की तरह समझा जाता था। पुर्तगाल के लिए इंग्लैंड से गठबंधन ज्यादा जरूरी था।
लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। क्या? इंग्लैंड के राजा को बॉम्बे मिल तो गया, लेकिन उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा। क्यों? उनके लिए ये कीमती नहीं था, एक पूरा द्वीप? उनके लिए ये एक सिरदर्द बन गया था। इसे संभालने, इसकी रक्षा करने और यहाँ प्रशासन चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था और राजा के खजाने पर बोझ पड़ रहा था। अच्छा, तो कमाई कुछ नहीं हो रही थी। बिल्कुल। इसलिए 7 साल बाद 1668 में किंग चार्ल्स द्वितीय ने एक बहुत ही चालाक फैसला लिया। उन्होंने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और किराया था सिर्फ 10 पाउंड प्रति वर्ष। हाँ, सिर्फ 10 पाउंड। आज के जमाने में तो इससे ज्यादा में कॉफी मिलती है। मतलब ये दिखाता है कि कंपनी के लिए जमीन की कीमत से ज्यादा जरूरी उस पर नियंत्रण था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये राजा के लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव था। उन्होंने एक घाटे वाले सौदे से छुटकारा पा लिया और कंपनी के लिए तो ये जैकपॉट था। उन्हें पश्चिम तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह लगभग मुफ्त में मिल गया। लेकिन सूरत से बॉम्बे शिफ्ट करना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। सूरत उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह था, एक स्थापित केंद्र था। हाँ, और बॉम्बे तो उस वक्त एक पिछड़ा हुआ दलदली द्वीप था। क्या कंपनी के अंदर इस फैसले को लेकर कोई बहस नहीं हुई? बहुत अच्छी बात कही आपने। जरूर हुई होगी। सूरत में बैठे कई अधिकारी इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर दूर की सोच रहे थे। वो कैसे? सूरत मुगल नियंत्रण में था, वहां उनकी आजादी सीमित थी। बॉम्बे पर उनका अपना पूरा नियंत्रण था। वो उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते थे। अपना एक छोटा सा राज्य। एक तरह से उन्होंने धीरे धीरे बॉम्बे को विकसित किया, वहां बॉम्बे कासल बनवाया और आखिरकार 1687 में उन्होंने अपने पश्चिमी प्रेसिडेंसी के हेडक्वार्टर्स को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर ही दिया। और इस तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जन्म हुआ। जी। तो मद्रास मिला कूटनीति से, बॉम्बे मिला किस्मत से। अब चलते हैं पूर्व की ओर, बंगाल। ये मुगलों का सबसे अमीर सूबा था और कंपनी की नजरें काफी समय से इस पर थीं। हाँ। जब मद्रास में कंपनी पैर जमा रही थी, उसी दौरान 1651 के आसपास बंगाल में क्या हो रहा था? उस समय बंगाल पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था और सूबेदार थे उनके बेटे शाह शुजा। कंपनी ने शाह शुजा को खुश किया और 3000 रुपए के सालाना भुगतान के बदले बंगाल में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार हासिल कर लिया। एक फरमान, एक शाही आदेश। हाँ। और इसी फरमान के आधार पर उन्होंने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ कागज पर ही अच्छा लग रहा था, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। कंपनी को लगा था कि शाही फरमान के बाद उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? स्थानीय मुगल अधिकारी और जमींदार अक्सर इस फरमान को नजरअंदाज कर देते थे। जगह जगह चुंगी चौकियों पर उनसे टोल और कस्टम वसूला जाता था। और इसी बात पर झड़पें शुरू हो गईं। हाँ, और इन्हीं घटनाओं से कंपनी को यह एहसास हुआ कि बंगाल में भी उन्हें एक किलेबंद ठिकाने की जरूरत है, ठीक मद्रास की तरह। लेकिन एक कंपनी का एजेंट मुगल गवर्नर पर हमला कर दे, ये तो मतलब पागलपन लगता है। ये कंपनी के बढ़ते आत्मविश्वास और साथ ही मुगल ताकत को गलत आंकने का एक क्लासिक उदाहरण था। 1682 में विलियम हेजेस ने बंगाल के नए गवर्नर शाइस्ता खां, जो औरंगजेब के मामा थे, से हुगली फैक्ट्री की किलेबंदी की अनुमति मांगी। और शाइस्ता खान ने साफ इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई विदेशी कंपनी उनके सूबे ने अपनी फौज खड़ी करे। और हेजेस ने इस इनकार को अपनी बेइज्जती समझ लिया, लेकिन इसका नतीजा विनाशकारी था। शाइस्ता खान ने इसे मुगल सत्ता पर सीधा हमला माना। उन्होंने पूरी ताकत से जवाब दिया और मुगल सेना ने हुगली पर हमला करके अंग्रेजों को खदेड़ दिया। उनकी फैक्ट्री जला दी गई और उन्हें न सिर्फ हुगली से बल्कि बंगाल के हर ठिकाने से बाहर निकाल दिया गया। 1687 तक कंपनी बंगाल से पूरी तरह बेदखल हो चुकी थी। तो 1687 तक जहां मद्रास और बॉम्बे उनके मजबूत गढ़ बन चुके थे, वहीं सबसे अमीर प्रांत बंगाल उनके हाथ से निकल चुका था। ये तो बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। उन्होंने वापसी कैसे की? वे बंगाल के मुहाने पर एक तरह से निर्वासन में इंतजार कर रहे थे। विलियम हेजेस की आक्रामक नीति बुरी तरह फेल हो चुकी थी। तो कंपनी ने अपनी रणनीति बदली। हाँ, एक नए एजेंट को भेजा गया जिसका नाम था जॉब चारनॉक। चारनॉक हेज से बिल्कुल अलग था। उसने आक्रामकता के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता चुना। और मुगलों ने उन्हें वापस आने दिया इतनी बड़ी लड़ाई के बाद? हाँ, क्योंकि शाइस्ता खां भी शायद ये समझ चुके थे कि अंग्रेजों के व्यापार से बंगाल को राजस्व का काफी फायदा होता है। व्यापार रुकने से उन्हें भी नुकसान हो रहा था। लंबी बातचीत के बाद 1690 में एक संधि हुई। कंपनी को हुए नुकसान के लिए माफी मांगना और हर्जाना देने को कहा गया
और बदले में उन्हें बंगाल में वापस आने की इजाजत मिल गई। लेकिन इस बार उन्हें हुगली में बसने की इजाजत तो नहीं मिली होगी। नहीं, उन्हें सूतानूती नाम के एक गांव में बसने के लिए कहा गया। सूतानूती? हाँ, जॉब चार्नोक ने इसी जगह को चुना, जो उस वक्त एक दलदली, बदबूदार और बीमारियों से भरा गांव था। कई अंग्रेज तो इसे मौत का कुआं कहते थे। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही जगह एक दिन सिटी ऑफ जॉय और ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बनेगी। बिल्कुल नहीं। तो एक छोटे से बदहाल गांव से कलकत्ता जैसा शहर बना कैसे? यहाँ कंपनी ने एक बार फिर अपनी अवसरवादिता दिखाई। उन्होंने सूतानूती में धीरे धीरे अपनी बस्ती बसाई। फिर 1698 में एक बड़ा मोड़ आया। क्या हुआ? कंपनी ने मात्र 1200 रुपए में आसपास के 3 गांव सूतानूती, गोविंदपुर और कालीकट की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीद ली? मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे बल्कि उस इलाके के शासक बन गए। ठीक संजय। जमींदारी का मतलब था कि अब वे इन गांवों से टैक्स वसूल सकते थे, यहाँ का प्रशासन देख सकते थे, एक तरह से यहाँ के मालिक बन गए थे। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव रखी गई। जी, और आखिरकार उन्हें अपना किला बनाने का मौका भी मिल गया। वो कैसे? उस समय एक स्थानीय जमींदार ने विद्रोह कर दिया और कंपनी ने अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर किलेबंदी करने की इजाजत ले ली। अच्छा। 1700 तक कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनकर तैयार हो गया। ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना और चार्ल्स आयरे इसके पहले प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। कमाल है। तो 1639 से 1700 तक, मतलब लगभग 60 सालों के सफर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने 3 सबसे शक्तिशाली केंद्र स्थापित कर लिए। हाँ। और तीनों की कहानी कितनी अलग है। मद्रास मिला एक सोचे समझे समझौते से, बॉम्बे मिला एक शाही तोहफे में, और कलकत्ता मिला संघर्ष, हार और फिर कूटनीति से। और इन तीनों कहानियों में जो एक बात समान है वो है कंपनी की अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता। बंगाल में जब आक्रामक रणनीति फेल हुई तो उन्होंने तुरंत कूटनीतिक रणनीति अपनाई। वो जानते थे कि कब लड़ना है और कब समझौता करना है। बिल्कुल। उन्होंने हर अवसर का फायदा उठाया, चाहे वो किसी राजा की कमजोरी हो, शाही दहेज हो या फिर कोई स्थानीय विद्रोह। यही 3 प्रेसिडेंसीज भारत में उनके भविष्य के साम्राज्य की लॉन्च पैड बनी। आज की चर्चा से एक अंतिम विचार। सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों ही मामलों में कंपनी की सबसे पहली और सबसे जरूरी मांग थी किलेबंदी का अधिकार। ये सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं था, ये एक तरह से भारतीय जमीन पर अपनी छोटी सी संप्रभुता, अपना छोटा सा स्वतंत्र इलाका बनाने जैसा था। सही बात। भारतीय इतिहास कितना अलग हो सकता था अगर उस समय के स्थानीय शासकों ने, चाहे वो चंद्रगिरी के राजा हों या बंगाल के मुगल गवर्नर, उन्हें भारतीय धरती पर किले बनाने के इस एक अधिकार को देने के दूरगामी परिणामों को समझ लिया होता और लगातार इससे इनकार किया होता।